बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया यूनिट यूनिट 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यूनिट 2, पेज नंबर 23। यूनिट का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? कोई भी लिविंग थिंग की बॉडी से, लिविंग थिंग के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो उसको हम किस तरह, या फिर कोई भी बायोलॉजिस्ट उसको किस तरह सॉल्व करेगा, किस तरह उसको हल करेगा, तो वो तरीके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है, फिर उनके स्टेप्स कौन कौन से हैं, हर एक स्टेप में क्या क्या होता है, और फिर उन स्टेप्स की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये सारा डिटेल हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले प्रीवियस जो यूनिट था, यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो आप में उसमें आपने पढ़ा था बायोलॉजी क्या है। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ है, लिविंग थिंग्स की स्टडी है। साइंस क्या है, ये भी आपने पढ़ा था कि साइंस इज द नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशंस मतलब मुशाहिदात और एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात के बाद हासिल होता है, ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। अच्छा, तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंस, सबसे पहले साइंस क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। वर्ड साइंस निकला है लैटिन वर्ड सेंशिया से, और सेंशिया का मतलब है टू नो और टू गेट नॉलेज अबाउट समथिंग। साइंस का जो ओरिजिनल वर्ड है, ये रूट वर्ड सेंशिया से निकला है, और सेंशिया का मतलब है टू नो, जानना, और टू गेट नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करना। अब साइंस में जितना भी नॉलेज आता है, जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, वो सब नॉलेज वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद ही साइंस में इंक्लूड किया जाता है। जब तक किसी भी नॉलेज पे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ना हो, तब तक वो साइंस में शामिल नहीं होता। तो ये हमेशा साइंस की प्रॉपर्टी रही है कि उसमें जो भी नॉलेज आता है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही आता है। तो साइंसिया का मतलब है टू नो और टू गेट नॉलेज अबाउट समथिंग। डिफिनेशन क्या होगी? हाउ विल यू डिफाइन साइंस? साइंस इज डिफाइंड एज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज। सिस्टमाइज का मतलब है एक मुनज़्ज़म, एक तरतीब के साथ जो हमें नॉलेज मिलता है। द सिस्टमाइज नॉलेज, इसमें हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस, हर एक चीज जो है वो एक सही तरीके से होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टमाइज नॉलेज। द सिस्टमाइज नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस क्या है? ऐसा नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशंस मतलब मुशाहिदात एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हासिल होता है। उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, और यही दो चीजें साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी में आती है। कौन सी दो चीजें? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको हम साइंस कहते हैं। साइंस में जो भी नॉलेज आता है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आता है। साइंस का कोई भी ब्रांच हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई और ब्रांच हो, उसमें हमेशा जितना भी नॉलेज आता है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बाद आता है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है, ये हमेशा सिस्टमाइज होता है। इसके लिए एक खास तरीका है, एक खास मेथड होता है। अब ये जो मेथड है, उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या है वो मेथड? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड का मतलब है साइंसी तरीका। क्या है? साइंसी तरीका, ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम साइंस में कोई भी नॉलेज जो है वो इंक्लूड करते हैं। Scientific method is defined as the method which is used for solving a scientific
प्रॉब्लम। साइंस के किसी भी ब्रांच में किसी भी लिहाज से अगर कोई मसला हो तो उस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट जो है वो एक खास तरीके से साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं और उस मेथड का नाम है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड तरीका इज द टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। उस तरीके को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड विद द लिविंग थिंग्स, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू, लेकिन जब हम उस मेथड का इस्तेमाल हम बायोलॉजी में करते हैं तो हम उस मेथड को कहते हैं biological method. So it can be defined as the organized या systemized method used to solve a specific biological problem. Biological method क्या है? It is a systemized method होता है used to solve any type of specific biological problem. कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो साइंटिफिक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, तो बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं? उसमें हम लिविंग थिंग के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्रेन है, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन उसमें किस तरह स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज किस तरह होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है, लिविंग थिंग के रिलेटेड है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक या फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? द मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब वही साइंटिफिक मेथड अगर हम उसको बायोलॉजी में इस्तेमाल करें तो वो हमारा बन जाता है बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? ऐसा प्रॉब्लम जो लिविंग थिंग के रिलेटेड हो, जिसका ताल्लुक जानदार चीजों के साथ हो, कोई प्लांट की बॉडी के हवाले से हो, एनिमल्स के हवाले से हो, तो उस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को हम जिस साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे उस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, साइंटिफिक मेथड या फिर बायोलॉजिकल मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है? हम या फिर कोई भी साइंटिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड क्यों अपनाता है स्टडी के लिए? इंपॉर्टेंस उसकी क्या होगी? साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट इन मेडिसिन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस तरीके ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से मेडिसिन में इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है। मेडिसिन का जो है सपोज उनका असर बॉडी के ऊपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चल गया है, तो एक खास सिस्टमेटिक तरीके से वो स्टेप्स जो है इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजी में, जिसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं या इकोलॉजी हम उसको कहते हैं, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में भी इस मेथड ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मेडिसिन में, सर्जरी में, बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जिनमें इस मेथड ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज मतलब आम जो लोग होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर अगर जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं, जो साइंस स्टडी करते हैं, उनके लिए डेटा क्या करता है? अवेलेबल करता है और उसकी क्वालिटी को, मयार को इम्प्रूव करता है, इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाता है सिर्फ डेटा में। तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी साइंटिफिक मेथड है या फिर कोई भी बायोलॉजिकल मेथड है, उसके हमेशा
कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमाइज्ड मेथड होता है, तरतीब के साथ इसमें स्टेप्स आते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? वो मेथड जिसको हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या होंगे? डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड आर, सबसे पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे इनिशियल स्टेप में हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करते हैं, हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो बाय आस्किंग क्वेश्चन की आस्किंग से हम उस प्रॉब्लम को या फिर उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के हवाले से है, बॉडी के कौन से पार्ट के हवाले से है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च में क्या होगा? उसमें आस्किंग क्वेश्चन के बाद उन क्वेश्चंस के बेस पे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो मुशाहिदात करता है, उस प्रॉब्लम को गौर से स्टडी करने की कोशिश करता है, और फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद प्रीवियस मतलब पास्ट में अगर किसी ने उस सेम प्रॉब्लम के बारे में अगर कुछ लिखा हो, कुछ स्टडी किया हो, कुछ रिसर्च किया हो, तो साथ में ये बायोलॉजिस्ट जो है उस प्रीवियस यानी पिछला नॉलेज भी उसमें ढूंढता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर स्टेप, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे साइंटिस्ट जो है वो एक सुटेबल या एक सपोज आंसर निकालता है। सपोज हम कहते हैं लंग कैंसर के फैक्टर्स क्या होंगे, ये आस्किंग अ क्वेश्चन था। इसकी मदद से हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। लंग कैंसर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लिविंग थिंग के रिलेटेड है। तो पहले हमने प्रॉब्लम को समझ लिया कि लंग कैंसर एक बीमारी है। अब किस तरह हमने समझा? सपोज फैक्टर्स क्या होंगे, कौन सी वजूहात, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर कॉज होती है। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हुआ। फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हम किसी भी लंग कैंसर के पेशेंट को देखते हैं। फिर प्रीवियस रिसर्च हुआ, पिछला नॉलेज कैंसर के बारे में सपोज हम निकालते हैं। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम कहते हैं सपोज लंग कैंसर जो है उसकी इनिशियल कॉज क्या है, वो सिगरेट स्मोकिंग है, या फिर सपोज इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन है जिनसे कैंसर कॉज होती है। तो ये एक हाइपोथेसिस मतलब एक प्रपोज आंसर था। ये एक सपोजिशन हमने ली कि हो सकता है कि लंग कैंसर सपोज ये सिगरेट स्मोक की वजह से हो। तो ऐसे नॉलेज को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जो फर्जी इल्म हो, जो हमेशा सही नहीं होता, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन हम उसको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेस में एक पॉसिबल आंसर हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप डिडक्शन है। डिडक्शन को हम कहते हैं लॉजिकल आंसर टू अ क्वेश्चन। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स में से गुजारा जाता है, उस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं। जब ज्यादातर रिजल्ट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस आते हैं, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को सही मानते हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स के जो नताइज है वो हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आ गए, तो फिर हम हाइपोथेसिस को दोबारा रिजेक्ट करते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट्स ने उसको वेरीफाई किया, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन मींस उस आंसर क्वेश्चन का या फिर उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट हम आंसर निकालते हैं, नतीजा जिसको हम कहते हैं फाइनल रिजल्ट। और फिर उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब है उस नॉलेज को, उस रिसर्च को शाया करना,
लोगों के सामने, अदर साइंटिस्ट के सामने उसको पेश करना कि वो भी उसको स्टडी करे और फिर उससे फायदा ले सके। तो कंक्लूजन का मतलब है फाइनल जो है आंसर निकालना। सपोज लंग कैंसर के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो सिगरेट स्मोक बड़ी वजह है, तो ये उसका कंक्लूजन हुआ। और फिर इस चीज को रिपोर्ट करना, तो रिपोर्टिंग हमेशा एक रिसाले में की जाती है जिसको हम साइंटिफिक रिसाला कहते हैं। साइंटिफिक हम उसको जर्नल कहते हैं, और उस रिसाले में ये नया नॉलेज शामिल होता है। ये रिसाला पब्लिश होता है, शाया होता है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, कौमी सतह पर भी, बैन अवी सतह पर भी। और फिर साइंटिस्ट या फिर अदर जो लोग हैं पब्लिक यूज के लिए फिर वो चीज वो नॉलेज अवेलेबल होता है। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स थे जिनसे पास होकर कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम या फिर हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास था रिकॉग्निशन ऑफ या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की पहचान, प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम हम किस तरह समझेंगे? when questions come in the mind of a scientist, a biologist or any other person. रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हम किस तरह करेंगे? प्रॉब्लम को समझना, ये स्टेप एराइज होता है जब किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, या फिर कोई भी आम आदमी किसी बायोलॉजिस्ट से कोई क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई खास इदारा किसी भी बायोलॉजिस्ट से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय आस्किंग क्वेश्चन। रिकॉग्निशन हम किस तरह करेंगे? प्रॉब्लम को समझना, पहचानना बाय आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने से प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये क्वेश्चंस किसी साइंटिस्ट या फिर किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकते हैं, या फिर कोई आम आदमी ये क्वेश्चन किसी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द लंग कैंसर फैक्टर? लंग कैंसर किस वजह से कॉज होती है? तो ये कोई क्वेश्चन था। अच्छा, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना। विच इज अ क्वेरी, एक क्वेरी है, एक क्वेश्चंस होते हैं अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। दैट इज आस्क्ड बाय, क्वेरी कौन करेगा? बाय समवन, कोई भी कर सकता है। और दैट क्वेश्चंस मे कम इन द माइंड ऑफ बायोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चंस किसी बायोलॉजिस्ट के जहन में आ सकते हैं, या फिर कोई आम आदमी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर? लंग कैंसर के फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? तो ये क्वेश्चंस एराइज होने से प्रॉब्लम की समझ आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और ये हमेशा बाय आस्किंग क्वेश्चन हम किसी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है मुशाहिदात। मुशाहिदात किसे कहते हैं? किसी भी चीज को गौर से स्टडी करना। स्टडी करना, आंखों से देखना, कानों से उसके बारे में कुछ सुनना, फिर नोज की मदद से स्मेल करना, इसके अलावा स्किन की मदद से उसको टच करना, और टंग की मदद से उसका टेस्ट मालूम करना। तो हमारी बॉडी में आम तौर पे जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस के लिए ऑर्गन्स है वो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, जिनकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टेप नंबर सेकंड हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस मुशाहिदा, किसी चीज को गौर से पढ़ना, देखना, सुनना उसके बारे में, या फिर उसका टेस्ट मालूम करना। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? स्टार्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि लिविंग थिंग्स के कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं। किसी चीज को हम लिविंग थिंग कब कंसिडर करेंगे? तो उससे कुछ खास कैरेक्टर्स होंगे। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक वो सेंसिटिविटी की भी मौजूद थी।
कि लिविंग जो है वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनको वो जो है उससे किसी भी चीज को सेंस करते हैं। तो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और उन सेंस ऑर्गन से हम इनिशियली किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द सेंस ऑर्गन्स, दैट इज सेंस ऑफ विजन, किसी चीज को देखना जो कि हम आईज से करते हैं। नेक्स्ट जो है सेंस ऑफ हियरिंग, किसी चीज के बारे में कुछ सुनना जो कि हम ईयर्स कानों से करते हैं। स्मेल, स्मेल उसका नोज से किसी चीज का स्मेल मालूम करना, बू। नेक्स्ट है टेस्ट मीन्स जायका, जायका हम मालूम करते हैं अपनी टंग की मदद से। टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो हम किसी भी चीज का जायका टेस्ट जो है वो हम टंग से मालूम करते हैं। फिर है टच, किसी चीज को टच करना, तो हम चीजों को टच करते हैं स्किन की मदद से और हमारा स्किन हमें बताता है कि कोई चीज जो है सपोज वो कोल्ड है या फिर हॉट है या फिर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो किसी चीज का टेक्सचर हम मालूम करते हैं स्किन की मदद से, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ टच। ये हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन हमेशा 2 किस्म के होते हैं। टाइप्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और सेकंड को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इसको हम कहते हैं मायारी मुशाहिदात और क्वांटिटेटिव को हम कहते हैं मिकदारी मुशाहिदात। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज की क्वालिटी, मयार को ये रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर कंसिडर्ड लेस एक्यूरेट। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? लेस एक्यूरेट है, ये ज्यादा सही ऑब्जर्वेशंस नहीं होते। दे आर मोर वेरिएबल, कि स्टेबल भी नहीं होती, ये वेरिएबल होते हैं, मतलब इनमें चेंजेस आते हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। एंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, हम इनको किसी खास स्केल से नाप या तूल इसका हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दीज ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी चीज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी, अब कोई फ्लावर सपोज ब्यूटीफुल है तो वो कितना खूबसूरत है, हमारे पास कोई भी स्केल मौजूद नहीं है। अब ये खूबसूरत है तो कितना खूबसूरत है मुझे हमें पता नहीं है कि ये कितना खूबसूरत है, तो इसके लिए कोई भी स्केल हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस मीन्स जहानत, कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है ये हमें नहीं पता, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसको काउंट या मेजर नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हमारे पास कोई कलर है, टेक्सचर है, हॉटनेस है, फिर कोल्डनेस है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ऐसे ऑब्जर्वेशन जो हमें किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताता है उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दे आर कंसिडर्ड लेस एक्यूरेट, ये ज्यादा सही नहीं होते। मोर वेरिएबल, क्योंकि हम उसको सही एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम कहते हैं कोई बंदा ज्यादा, कोई बंदा जो है वो ज़हीन है, अब कितना ज़हीन है? 1 किलो ज़हीन है, 2 लीटर ज़हीन है, कोई ऐसा खास हमारे लिए पास जो है कोई मेजरेबल एक चीज नहीं है जिसकी वजह से हम उसको काउंट करें। सपोज हमारे पास जो है सपोज हम कहते हैं मेरे सर में दर्द है, अब उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम उसको मेजर कर सके। जिस तरह इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम उसको मेजर तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम ऐसे ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हम सिर्फ उन ऑब्जर्वेशंस को हम करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दे आर मोर वेरिएबल, ये ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा जो है वो वेरिएशन उसमें आते हैं, चेंज होते रहते हैं।
कैन नॉट बी मेजर्ड, ये फिक्स नहीं होती, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, एंड दे रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ब्यूटी है, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हम कहते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वो कोल्ड है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर है। अब कितना कोल्ड है ये हमने नहीं जिक्र इसका किया, हमने सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दी, एक बयान दिया, तो ये लेस एक्यूरेट है, मोर वेरिएबल है, एंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज हम लेते हैं, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। एक साइड पे एक बीकर में 1 लीटर पानी है, दूसरी बीकर में 1 लीटर इथेनॉल है, तो हम कहते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर का जो बीकर है उसको हम वेट करते, तो हमें पता चलता है कि वाटर हैवियर है देन 1 लीटर ऑफ इथेनॉल से। तो हमने सिर्फ उसको डिस्क्रिप्शन ही, हम उसके डिस्क्रिप्शन हमने पेश किया, हमने उसको सिर्फ बयान किया, लेकिन नंबर वगैरह की हमने डील नहीं की, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जिस तरह नाम से पता चलता है क्वांटिटी, इसमें मिकदार की बात आती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, these are the observations that represent the quantity of a substance, जो हमें किसी चीज की क्वांटिटी मिकदार के बारे में बताता है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। These represent the quantity of a substance. कैरेक्टर्स क्या होंगे इन ऑब्जर्वेशंस की? दे कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर कर सकते हैं, हम उसको नाप या उसका हम मेजरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? दे डील विद नंबर्स, इसमें नंबर्स की बात आती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम मेजर कर सकते हैं। डील विद नंबर्स, हमने 100 की बात की तो 100 में इसमें नंबर आ गया। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको दवाई लिख के देता है, फिर आपको कहता है कि आपने इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम इसको लेनी है, तो ये नंबर आ गई, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस को। नेक्स्ट, दे आर मोर एक्यूरेट। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा सही होते हैं क्योंकि हम उसको मेजर करने के बाद पेश करते हैं। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और एक्यूरेट इसलिए है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री ये नंबर्स की बात आ गई और हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और ये ज्यादा एक्यूरेट सही है। नेक्स्ट जो है ये मेजरेबल भी है और इसमें नंबर्स की भी बात आ गई है। तो प्रीवियस में हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कितना कोल्ड है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री व्हाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम मेजर कर सकते हैं और ये मोर एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड एग्जांपल, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स। एक बीकर में 1 लीटर ऑफ वाटर है, हम कहते हैं उसका वेट है 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथेनॉल वेट 789 ग्राम्स। 1 लीटर इथेनॉल का वेट 789 ग्राम्स है। तो जी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्यों ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव है? जी हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसमें नंबर की बात भी आ गई है। लेकिन इससे प्रीवियस में हमने पढ़ा a liter of water is heavy than a liter of ethanol, लेकिन हमें पता नहीं था कि कितना हैवी होता है, क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और हम उसमें नंबर्स की भी बात आ गई है।
सॉरी। अच्छा, तो ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, साइंस में और बायोलॉजी में साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ही तरजीह देते हैं। साइंटिस्ट हमेशा किसी चीज की जब वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो वो हमेशा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ही लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है, मेजरेबल है, और ये इसमें नंबर्स की भी बात आती है, तो हमेशा हम इनको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर थर्ड हमारे पास है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाना, डेवलप करना। अब चूंकि हमने ऑब्जर्वेशंस की किसी चीज के बारे में, हमने उसको आंखों से उसके बारे में देखा, या फिर हमने कानों से सुना, नोज से हमने उसका स्मेल मालूम किया, टंग से हमने टेस्ट मालूम किया, स्किन से हमने उसको टच किया, डिफरेंट हमने ऑब्जर्वेशंस की। सपोज हमने लंग कैंसर को एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया, तो हमने लंग कैंसर के फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस किए, फिर हमने उन क्वेश्चंस का आंसर मालूम करने के लिए ऑब्जर्वेशन शुरू की, डिफरेंट एंगल से हमने ऑब्जर्वेशंस की। नेक्स्ट जो है, उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कोई भी हम एक मुमकिन जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो स्टेप जिसमें हम कोई भी पॉसिबल आंसर निकालते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का बन जाना। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज एनी सूटेबल प्रोपोजिशन। प्रपोज हम करते हैं, हम फर्ज करते हैं, एक मुमकिन जवाब होता है, एनी सूटेबल प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, जो कि सही हो सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने इनको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बनाया है। इसको गलत या सही हम कंसिडर करेंगे आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन ये उसकी क्या है, डिफिनीशन है। एनी सुटेबल प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, ऐसा प्रोपोजिशन, एक प्रपोज स्टेटमेंट जो सही हो सकता है। और हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द सपोज्ड नॉलेज अबाउट a question या about a problem is called hypothesis। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सपोज नॉलेज होता है, हम सपोजिशन लेते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, लेट्स x इक्वल टू 2 3 4, इस तरह आप लेते हो, तो इस तरह हम भी सपोज करते हैं कि लंग कैंसर के फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर है, तो ये हमने सपोज किया। अब ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे हम इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। या हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज द पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर होता है, दैट माइट बी ट्रू। यूं हम लिखते हैं दैट माइट बी ट्रू, हमेशा सही नहीं होता, ये गलत भी हो सकता है। हमें कब पता चलेगा? आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशंस के बाद उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, एक जवाब निकालते हैं, और उस जवाब को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इस टाइम ये एक सपोज स्टेटमेंट होता है, सिर्फ एक फर्जी नॉलेज होता है। हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? साइंटिस्ट जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कौन से उनके कैरेक्टर्स होंगे? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस हमेशा एक जनरल स्टेटमेंट, एक आम बयान की तरह होगा, इसमें कोई भी लॉजिकल चीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, लंग कैंसर के फैक्टर्स क्या है? ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर या फिर सिगरेट स्मोक, तो इसमें कोई भी लॉजिकल चीज नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक आम सादा सी जुबान में एक बात है, तो ये हमेशा जनरल स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट करेक्टर क्या होगी? इट शुड बी बेस्ड
ऑन द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, आप इसको सही कर लें। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। हाइपोथेसिस जो है हमेशा बेस, उनका बुनियाद क्या होगा, ये उस बुनियाद पे बनाए जाते हैं जिसपे साइंटिस्ट ने या फिर बायोलॉजिस्ट ने जहां ऑब्जर्वेशंस की हो। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय बायोलॉजिस्ट। और नेक्स्ट क्या है कनेक्टर, hypotheses are always testable through experiments। हम hypothesis को experiment की मदद से टेस्ट भी करेंगे। वो hypothesis जो एक्सपेरिमेंट की मदद से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये हमारे पास ज्यादा सही हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो हमने या फिर किसी भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस बनाए होंगे तो ये हाइपोथेसिस हमेशा उन ऑब्जर्वेशंस को क्या करेगा, उसको मैच करेगा। और नेक्स्ट है इट शुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट, जैसा हमने स्टार्ट में पढ़ा, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट में एक सिंपल सादा बात होगी, एंड देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव इट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। और इसको गलत साबित करने के लिए हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स का सहारा भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तक आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल दोबारा इसी क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।